चलिए, लास्ट क्लास में हमने ऑफ बॉब प्रिंसिपल देखा था, है ना। हमने सारा जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनका ऑर्डर देखा था, किस एनर्जी में उनका फिलिंग होगा, किसके बाद कौन सा ऑर्बिटल भराएगा, है ना। एंड लास्ट वी सॉ हुन्स रूल, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ये 3 रूल पढ़ने के बाद अपन रेडी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मैंने लिख के दिखाया था, 1-2 एलिमेंट का याद है आपको? इसको अपन आज लिख लेते हैं कॉपी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, अलग अलग ऑर्बिट्स में बोलते थे, अब ऑर्बिटल बोलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into different shells। बोर के समय अपन इतना ही बस बोलते थे डेफिनेशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट शेल्स। बट अब कंटिन्यूएशन में 2 चीजें और लिख देंगे, कॉमा सब शेल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स, कॉमा सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, of an atom is called its electronic configuration, is called its electronic configuration, is called its electronic configuration. Full stop. Next line में, it is represented by the notation, it is represented by the notation, it is represented by the notation, it is represented by the notation n l to the power x, n l to the power x। जहां पे देखो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका शेल। l क्या है, उस शेल के किस सब शेल में, कि 1 के सिर्फ s में है, कि 2 के s में है, कि 2 के p में है, 3 के s में है, p में है, कि d में है, 4 के s पे है, p में है, d में है, कि f में है। तो 4 के बाद मतलब नंबर l, n के बाद अपन l लिखेंगे। और x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर कहीं लिखा है 4p1, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, 4th के p सब शेल के एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो नीचे लिख लो NLX का मतलब क्या है, नीचे लिखो वेयर वेयर n हाइफन डाल के नंबर ऑफ द मेन शेल, मेन शेल का नंबर है, नंबर ऑफ द मेन शेल। फिर L है, L इज इक्वल्स टू हाइफन डाल के लिखो सिंबल ऑफ द सब शेल, symbol of the sub shell or orbital, symbol of the sub shell or orbital। ठीक है, symbol of the sub shell और orbital दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, है ना। एंड x लिख लो, x is the number of electron, x is the number of electron present in that orbital, x is the number of electrons present in that orbital। ठीक है, चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन ही लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कंफिग्रेशन हो जाएगी 1s1, बस 1s1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2। ठीक है, फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2, 2s2।
1। क्लियर है? हो गया ना 3। 1s के बाद क्या भराएगा? 2s। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम 1s2 2s2 हो गया 4। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 अब आएगा 2 का p तो 2p1। ठीक, अब ये 6 तक भराएगा पूरा। तो बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सबका लिख लो तो जल्दी से। 6 7 8 9 10। हो गया? वन एस टू 2s2 2p6। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब देखो इतना बार बार लिखने से बेटर ना हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैग्नीशियम के लिए 12 होता है तो इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दो नियॉन से, कर सकते हैं। ये इतना तो पूरा नियॉन तक का है ना, तो ये शॉर्ट तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि यहां तक नियॉन तक तो सेम है, फिर 3s। ठीक है, तो उतना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसको लिखो ऐसे ही पूरा कैल्शियम तक। क्या विदाउट क्यों काट दिया? सही तो है। वो 12 के बाद इक्वल टू डालना है ना, कॉन्फ़िगरेशन बस इतना ही है। लिख रहे हैं आगे, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम 13। एल्यूमिनियम हो गया आपका, फिर सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मतलब नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट में लिख करके, आर्गन तक पहुंच जाओगे उसके बाद आर्गन को यूज कर सकते हो।
कि आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन ये है। नहीं नहीं, वैसे ही कर रहा है क्या? हो गया पूरा? कैल्शियम का आर्गन तक सेम 4s2, और यहां पे आर्गन तक सेम 4s1। इसका हो जाएगा नियॉन तक सेम 3s2 3p6, और यहां से 3p1 चालू हो रहा है, तो 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 एंड 3p6। ठीक है। ऐसे हम सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें ऑर्डर तो पता है ऑफबॉक के हिसाब से कि कौन से ऑर्बिटल के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन जाए, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, है ना, ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोई भी एस है तो उसमें 2 तक भरना है, कोई पी है तो उसमें 6 तक भरेंगे, कोई डी है तो उसमें 10 तक, और एफ है तो 14 तक, है ना। एफ के पास 7 ऑर्बिटल है ना, एंड एवरी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखेगा, नोट 2p1 को ना हम 2px1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट वाले पी में जा रहा है, और तीनों आपको नाम याद है क्या थे? ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है। क्यों ऐसे नाम पड़े थे इसके? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में था। आपको याद है ना, पी का शेप मैंने आपको अभी लिखा नहीं अपन ने शेप, बट मैंने आपको बताया था कि डंबल शेप है पी का। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप। तो ये डंबल शेप जेड एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, हमें नहीं पता, राइट। पर 3 तरीके से वो अलाइंड हो सकता है स्पेस में। तो अकॉर्डिंगली पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड 3 ऑर्बिटल के नाम हो गए वो। तो अगर आप पहले लिख रहे हो 2p1, तो आप उसकी जगह 2px1 भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए 2p2 है, तो इसका मतलब क्या है? x वाले में 1 और y वाले में 1। मंजूर? ये तो ना मंजूर कि आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सब में सिंगल ऑक्यूपेंसी ना हो जाए। और 2p3 को क्या लिख सकते हैं? 2px1 2py1 एंड 2pz1। हाँ, 2p4 आने पर 2px2 2py1 एंड 2pz1। क्लियर है? ठीक है, तो नोट में इस चीज को लिख लो। तो ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक साथ लिखोगे तो भी गलत नहीं है ना, चलेगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो वो कहां कहां जाएंगे हुन जूल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और दूसरे में 1 डाल दिए और तीसरा खाली पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया था हमने, जिनका एनर्जी सेम था? क्या नाम दिए थे? डी से, डी से स्टार्ट हो रहा था वर्ड, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। देखते जैसे मेरे को देखे थे, पीछे पलटा के हुनसुल ही देख लेते तो पहली लाइन में दिख जाता आपको। हुनसुल यही था ना,
कि एस के लिए लागू नहीं होगा ये रूल, क्योंकि एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल है। किसके लिए लागू होगा? पी, डी और एफ के लिए, जिनके पास 3, 5 और 7 ऑर्बिटल्स हैं, वहां पे ये हुन्स रूल लागू होगा। समझ में आ रहा है क्या पृथ्वी? है ना, क्योंकि पी के पास 3 है ना, तो ये हुन्स रूल काहे के लिए है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिटल में चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां बैठाओगे, ये है क्वेश्चन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वो दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि वो तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। तो पहले आप सिंगल सिंगल फिल करोगे और फिर पेयरिंग करना चालू करोगे। ये तो था हुन्स रूल। ठीक है, और ये समझ गए ना? तो अभी अपन ने ये ऐसा लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, चलेगा। इनफैक्ट ये और ज्यादा इलेबोरेटिव है, इससे पता चल रहा है कि पी के भी तीनों में कितने कितने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक हेडिंग डालना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, हाइफन डाल के, स्टेबिलिटी ऑफ completely filled, stability of completely filled and exactly half filled orbitals, completely filled and exactly half filled orbitals। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एक दो, completely filled and exactly half filled orbitals। देखो इसका मीनिंग क्या होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जस्ट कैल्शियम के बाद। अपन 20 तक तो पढ़े क्लास 9 10 में, बट स्कैंडियम 21st वाला है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आर्गन तक हो गया ये, है ना। 4s2 कैल्शियम तक हो गया। 3p1, वही मैंने आपको क्या कहा था, अपन लिखते पहले 3d है, भराता पहले 4s है। ये बात की थी अपन ने लास्ट क्लास में। तो ये है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। लाइकवाइज अगर आप ऐसे चलोगे और 24th पे आओगे, जो कि होता है क्रोमियम। 24th क्या होता है? क्रोमियम, Cr, इसका सिंबल क्या होता है? Cr। क्रोमियम एक शाइनिंग मेटल होता है ना, आपकी साइकिल में पूरा साइकिल तो क्रोमियम से नहीं बना सकते, क्योंकि क्रोमियम बहुत महंगा होता है, बट लोहे की साइकिल बना करके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं ताकि शाइन मारे साइकिल। पूरा क्रोमियम का बना दोगे तो बहुत महंगी हो जाएगी साइकिल, क्योंकि क्रोमियम बहुत महंगा आता है। तो क्रोमियम की क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, लोहे की साइकिल में क्रोमियम को चिपका देते हैं। पेंट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से जाके चिपकता है। पेंट करोगे तो अनइवन हो सकता है ना, आपने एक बार एक जगह 2-3 बार पेंट मार दिया, ब्रश मार दिया, तो वो थोड़ा मोटा नहीं हो जाएगा, और ब्रश का निशान भी दिख सकता है अगर फिनिशिंग नहीं होगी प्रॉपर। बट अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे ना, तो एकदम प्रॉपर परत जमती है जा जाकर। इलेक्ट्रोलिसिस से होता है वो, एक एक क्रोमियम का एटम जाएगा और जाके आयरन के ऊपर चिपकता जाएगा, एक एक क्रोमियम का एटम जाएगा, आयरन के ऊपर चिपकता जाएगा, ऐसे करके पूरी एक लेयर बन जाएगी क्रोमियम की इन द आयरन। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अभी आप लोग मत लिखना, अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हाँ है ना, ये 21 था ना, 22 के लिए 3d2 हो जाएगा, 23 के लिए 3d3 होगा, और 24 के लिए 3d4। ये तो यहां तक तो 20 है ना, और 20 और 4 24। क्लियर है यहां तक? बट एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है, यही आता है एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में से बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे अपन को ना, यहाँ तो तब भी कम है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब और ज्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। आप लोग चिढ़ने लगोगे, अरे से इतने सारे एक्सेप्शन है, एक बुक निकाल दो एक्सेप्शन, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत क्यों है मैं बता रहा हूं। तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, देखो 4s2 एंड
3d के 5 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। ऐसे भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपने हेडिंग क्या लिखी है देखो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या होता है, 4s और 3d में एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, उससे क्या होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा और ये पांचों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसको कहते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। सारे के सारे हाफ फिल्ड है, तो सारे के सारे हाफ फिल्ड होना एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, या सभी की सभी फुल फिल्ड हो तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। तो पूरा का पूरा खेल केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का तो है, तो क्रोमियम भी चाहेगा मैं और अच्छा स्टेबल बनूं, तो इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो करके ये हो जाता। तो एक्चुअली में क्या लिखेंगे अपन, 3d 5 4s है तो 24 इलेक्ट्रॉन ही, पर उनका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का है, क्योंकि उससे वो एक ज्यादा स्टेबल कंडीशन एक्वायर कर रहा है। और वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर 29th नंबर पे है ना, कॉपर कहां पे है, अभी जैसे पहले 24 पढ़ा ना, दैट वाज क्रोमियम। 25 होता है मैंगनीज, 25 क्या होता है, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज। फिर 26 27 28 ये हमारा होता है फेको नहीं, क्या नहीं करो, फेको मत, बोलते हैं ना, ज्यादा फेक मत, तो ज्यादा बोल देगा तो बोलते नहीं, तो फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकल 26 27 28, और इसके बाद आता है हमारा कॉपर 29, और फिर आता है जिंक 30। तो अब 11th में आने के बाद 10 और याद कर लो, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम 21 था, बीच के 22 23 24 बच गए ना, तो 22 होता है हाँ हाँ टाइटेनियम, फिर 23 होता है आपका वेनेडियम वी, और 24 इज क्रोमियम। ठीक है, फिर मैंने ये तो याद रखना बता दिया, 6 7 8 वाला फेको नहीं, ये तो याद रहेगा। फिर अभी अपन पढ़ रहे हैं कॉपर, ये भी याद रहेगा क्योंकि एक्सेप्शन है, तो आप कॉपर और क्रोमियम तो भूलोगे भी नहीं। क्रोमियम इज 24, कॉपर इज 29। अब ये क्यों एक्सेप्शन है ध्यान देना, अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। देखो हो रहे क्या 29 पूरे, 2 2 4 6 10 11 12 12 6 18 19 20 और 9 29। पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, अगेन 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d9 में सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है एक्सेप्ट लास्ट ऑर्बिटल्स। समझ रहे क्या, जैसे वहां जंप करके उसने एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कर दिया था, यहां भी ये जंप करके आगे जाकर के इसको फुल्ली फिल्ड कर देगा। वहां हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है सारे के सारे, यहां सारे के सारे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, 3d 10 4s1। ठीक है, ये तो हमारे इस सीरीज में आपको 2 एक्सेप्शन मिले, ऐसा ही नीचे भी तो होगा। नीचे मतलब आपके पीरियोडिक टेबल में आपको याद है ना, ये दोनों ये सब कहां पर है, जो अपना सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहा था ना, यहाँ पे आपका कैल्शियम था, यहाँ पे आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक, तो वहां पे आपको कहां कहां चेंजेस मिले, 22 23 24 और 29 में, क्रोमियम और कॉपर में। ऐसे ही इनके नीचे जो होंगे उनमें भी इस टाइप का चीज देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे और भी एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जहां पे इसी कारण एग्जैक्टली फुल फिल्ड के चक्कर में या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बनाने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है। बट ये चीज ध्यान रखना कि जहां से जंप करके आगे जा रहा है उनमें ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 3d एंड 4s के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, जस्ट अगला ऑर्बिटल ही है वो।
समझ रहे ना? ऐसा मत कर देना कि सर यहां से जंप करा के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता, दूर है ना वो, तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा उसको जंप करके वहां जाने में। कंपैरेटिवली इसको कम एनर्जी लग रहा है 4s से 3D में जाने में, तो इसलिए हमारा 4s से 3D में ट्रांजिशन होता है। क्लियर है? चलो उसको लिख लेते हैं नीचे। तो अपन कॉपर और क्रोमियम याद रखेंगे, इनका एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये आता है एग्जाम में, फिर एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ लिखिए। इन सर्टेन एलिमेंट्स, इन सर्टेन एलिमेंट्स, in certain elements, when the two subshells in certain elements, when the two subshells differ slightly in their energies, differ slightly in their energies, differ slightly in their energies, समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना, differ slightly in their energies, comma, an electron may shift, an electron may shift, an electron may shift from a subshell of lower energy, an electron may shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy, to a subshell of higher energy. पर ऐसा हर बार नहीं होगा ना, ऐसा कब होगा? जब ऐसा करने पर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो तभी होगा। ठीक है, हाँ क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी ओनली इफ सच अ शिफ्ट, ओनली इफ, समझ के लिखना, ओनली इफ सच अ शिफ्ट, only if such a shift results in the, results in the symmetrical distribution, symmetrical distribution, symmetrical distribution के ब्रैकेट में लिख लो either completely filled or exactly half filled, either completely filled or exactly half filled, ब्रैकेट क्लोज। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीनिंग होता है, either completely filled or exactly half filled, bracket close, of the electrons, symmetrical distribution of the electrons. In the orbitals of, उसी में कंटिन्यूएशन है ना, in the orbitals of subshell of higher energy, in the orbitals of subshell of higher energy, in the orbitals of the subshell of higher energy. नेक्स्ट टाइम लिखो, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस। ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्यों ज्यादा स्टेबल होती है उसका रीजन लिख रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस। पहला लिखना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइफन डाल के लिखो इसमें, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी,
सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल अपन क्रोमियम का लिखते हैं, पहले लिखो नीचे। द एक्सपेक्टेड the expected electronic configuration of chromium, the expected the expected electronic configuration of chromium, the expected electronic configuration of chromium, क्रोमियम के ब्रैकेट में Z इज इक्वल्स टू 24 लिखना। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 24। Z इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ना। A is used for representing atomic mass and Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो क्रोमियम के ब्रैकेट में Z इज इक्वल्स टू 24। चलो लिखो उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये एक्सेप्शन नहीं पता होता तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। ये लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। ये लिखते ना। नेक्स्ट टाइम में और लास्ट के दो बना भी लो। 3d4 को ऐसे बना लो, 3d4 4s2 इसको बना भी लो। फिर अपन लिखते नीचे कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाएगा, लेकिन वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट करेगा। ठीक है, लिख ले वो लाइन। इफ वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन्स if one of the 4s electrons if one of the 4s electrons shifts to the if one of the 4s electrons shifts to the vacant 3d orbital, एक 3d orbital जो खाली पड़ी है, vacant 3d orbital, comma, the distribution of electrons will become more symmetrical. Distribution of electrons will become more symmetrical. और अभी अपन ऊपर लिखे कि symmetricity leads to stability. ठीक है, therefore actual configuration is as follows. Therefore actual configuration is as follows. लिख लेंगे पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 3d5 1 इलेक्ट्रॉन ईच दिख रहा है आपको, पूरा हाफ फिल्ड है, एंड 4s1। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन कॉपर का भी लिख देते हैं। लिखेंगे कॉपर का पूरा एग्जांपल, लिखो नीचे। सिमिलरली द एक्सपेक्टेड configuration of copper similarly the expected configuration of copper के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Z is equals to 29। expected configuration is लिख लो पहले गलत वाली 3d9 4s2 वाली। फिर जैसे इसमें लिखे ना
वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s जंप करके ऐसे चला जाएगा तो फुल्ली फिल्ड बन जाएगी, विच इज मोर सिमेट्रिकल, देयरफॉर द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज, पूरा लिख लो, 3d10 4s1 तक, 3d10 4s1 तक। ना भाई, पहले गलत वाला लिख रहा फिर नीचे लिख रहा कि वही एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके आगे जाएगा तो उससे क्या होगा, electrons distribution of electrons will become more symmetrical and therefore the actual configuration is as follows, उसको 3d10 4s1 कर लेना, फिर हो जाएगा। हो गया, ये पहला रीजन हुआ ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड लिखेंगे एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। अपन लिखे ना ऊपर कि दो रीजन है इसके, किसके दो रीजन है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के। एक तो हो गया रीजन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दूसरा लिख रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। देखो एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग क्या है समझना इधर, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं दे आर इन पैरेलल स्पिन ना, इन तीनों का स्पिन पैरेलल है ना, ऑपोजिट होना एक दूसरे के, सबका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ है, इसको कहते हैं पैरेलल स्पिन। तो इस केस में ना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, एनर्जी भी दोनों की सेम है, तो वो पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और इस एक्सचेंज के दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है, उसी एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। तो जब ये एक खाली पोजीशन, उस केस में कितने एक्सचेंजेस हो सकते हैं देखना, ध्यान रखना, ये एक एक्सचेंज हुआ, ये दूसरा एक्सचेंज हुआ, ये तीसरा एक्सचेंज हुआ, तो पहला इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर पाया, आया ना, दूसरा कितना करेगा देखो, 1 2, इसके द्वारा तो कर चुका है ना ऑलरेडी, तो 2 ही गिरेंगे उसको, और ये तीसरा वाला सिर्फ 1, तो कितने टोटल कितने एक्सचेंज होगा, 3 + 2 + 1, 6 एक्सचेंजेस हो पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो पाते, 1 2 3 4, हाँ 10 हो पाते, 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वाला 10, टोटल कितने एक्सचेंज हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10, और यहां कितने हो पा रहे हैं, सिर्फ 6। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे ना उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो लिखना इसमें एक्सचेंज एनर्जी वाले में द इलेक्ट, हाँ हाँ, दूसरा रीजन है ये कि वाई एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आया है,
हाँ लिखो इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन, the electrons with parallel spins present in the degenerate orbitals, the electrons with the parallel spin, the electrons with parallel spins present in the degenerate orbitals tends to exchange their position, tends to exchange their position, tends to exchange their positions. Full stop. The energy released during this exchange, the energy released during this exchange, the energy released during this exchange is called exchange energy, is called exchange energy. Full stop. The number of exchanges, the number of exchanges, the number of exchanges that can take place, that can take place is maximum in, is maximum when, is maximum when, is maximum when the degenerate orbitals are, is maximum when the degenerate orbitals are exactly half filled or completely filled, exactly half filled or completely filled. Last line. As a result, as a result, the exchange energy is maximum. As a result, the exchange energy is maximum, and so is the stability. And so is the stability. And so is the stability. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये बना लो, इसको भी ना आप तीन अलग अलग करके बनाना ना, जैसे मैंने एक ही में तीनों के एक्सचेंज दिखा दिए ना, बट इसमें मैंने चारों के एक्सचेंज अलग अलग दिखाए हैं। इस फिगर में पहले वाले का एक्सचेंज दिखाया हूं, इसमें दूसरा वाले का एक्सचेंज, इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज और इसमें चौथे का, और पांचवे का इसी में हो गया। इसको भी आप दो और बना लेना है ना, जो मैंने नीचे वाले बनाए ना दोनों एरो, वो आप अलग अलग फिगर में बनाना। तो ऐसे आप 6 उसमें दिखा दो और 10 इसमें दिखा दो। हाँ, कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहां ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दैट इज व्हाई एक्सेप्शन।
हो गया। एनसीईआरटी रखें, निकालो जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल के शेप्स। वो भी हमने एक बार डिस्कस तो किए हैं। एस का स्पीयर होता है, पी का डंबल और डी का डबल डंबल। हमें डी तक ही पढ़ना है ना, शेप और ऑर्बिटल्स। हाँ, निकाले क्वेश्चन। नहीं गए, एक भी नहीं बुक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ है, जो देखना। और पीछे है भाई साहब, लाए हो, लाया ना। हाँ चलो, देखो ये पेज नंबर 68 में होगा, देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 62 से लेके 67, 62 से लेके 67 देखते हैं। पहले 62, 62 देखो। द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। In case of these combinations, in case, sorry, in if any of these combination has or have same energy, list। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी सबसे कम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की है, इसके बाद फिर ज्यादा वाले की, ऐसे अरेंज करो उसको। पहला वाला कौन सा है ऑर्बिटल? 4D। उसके बाद वाला 3D। एल तो 2 है ना दोनों में, तो अगर ऊपर वाले को 4D बोलो तो नीचे वाला 3D होगा। उसके बाद 4P। थर्ड वाला कौन सा है? देखो एन और एल का वैल्यू देख के पता चल जाएगा ना, शुरू के एन और एल का वैल्यू से समझ में आ जाएगा कौन सा ऑर्बिट है और कौन सा सब ऑर्बिट है। फिर से ध्यान देना, एल इज इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड्स टू एस सब ऑर्बिट, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब एफ। तो अगर लिखा हुआ है 4, एन की वैल्यू 4, एल का वैल्यू 2, यानी कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं अपन? 4D की। उसके बाद 3 के डी की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 के पी में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन है 3 के डी में। उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन है 3 के पी में। और लास्ट छठवा इलेक्ट्रॉन है 4 के पी में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है इन सब में, या सबसे कम वाला कौन सा है? कम वाला बताओ पहले। मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सबसे सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल है? एन प्लस एल से पता कर सकते हैं ना, एन प्लस एल। 3P तो लग रहा है ना, सबसे पहले 3P। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है ना, और तो 3P कोई है नहीं ना। हाँ चलो, अब इसका बताओ। हाँ,
हाँ तो वहां आपको लिखने बोला है ना कि अगर उनकी एनर्जी सेम है तो बताओ। तो 3p के बाद किसका आएगा नंबर? 3d आएगा। तो इसकी एनर्जी 3d किसके कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4, इन दोनों की एनर्जी तो सेम है, सेकेंड एंड फोर्थ, हाँ या ना? अरे डीजेनरेट है ना, तो डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन्स तो सेम एनर्जी वाले होंगे ना। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन पांचों की एनर्जी सेम है, समझ रहे? हाँ ओके, ये दोनों भी हो गया, 3d भी खत्म। अब नेक्स्ट 4p में भी दो है और 4d उसके बाद आएगा। तो अगला आएगा 4p यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। ऐसे अरेंज करेंगे छह इलेक्ट्रॉन को। हालांकि मैंने फिफ्थ ऐसा लिखा है, बट क्वेश्चन में तो वो रोमन नंबर्स में दिया हुआ है ना, तो ऐसे लिखना। सुन रहे क्या? अरे क्वेश्चन जो दिया है ना उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं। दसों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो डीजेनरेट बोल रहे हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, खत्म। फिर उसका एम और एस देखना ही नहीं है, ठीक है? पहले दो से ही एनर्जी का अपने एन प्लस एल रूल क्यों पढ़ा है? एन प्लस एल प्लस एम प्लस एस रूल थोड़ी ना है। वो एम और एस तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, जो आप हो गए। बस अपन एन और एल की हेल्प से ही एनर्जी निकाल लेंगे, खत्म, ठीक है? तो ये हो गया आपका थर्ड, और इसके साथ सिक्स्थ, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है आपका फर्स्ट, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। पहले 64 देखो, बाद में 63 देखते हैं। 64, 65, 66, 67 बना दो जल्दी से। 64, among the following pairs of orbitals, which orbital will experience larger effective nuclear charge? 2s की 3s। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करता है? हर ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच रहा है ना, लेकिन न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज है, और ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। समझ रहे हैं क्या? तो कौन पास है ज्यादा, 2s की 3s? 2s, तो 2s विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए क्या? तो जो नियरर है न्यूक्लियस के उसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। अगला वाला देखो, 4d 4f। 4d पास है ना, 4f तो दूर है। अरे देखो एसपीडीएफ में एस पास होता है, फिर पी, फिर डी, और सबसे लास्ट में एफ होता है, ठीक है? तो तीनों का देखो, तीनों क्वेश्चन में रीजन सेम रहेगा, जो क्लोजर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स। 3d एंड 3p, अगेन 3p, रीजन तीनों में सेम है। क्लोजर द ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल एक्सपीरियंस, ठीक है? चलो 65 देखो। समझे क्वेश्चन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p। अनपेयर्ड मतलब क्या हुआ? आप कंफिग्रेशन लिख के देखो एल्यूमिनियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 10 तक आ गए ना अपन। 3s2, 3p1, और वही सिलिकॉन की बात करूंगा मैं तो 3p2 हो जाएगा। यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन? देखो दोनों 3p में ही है, बट किसको ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा?
क्यों? तो उससे क्या हो गया? खींचने वाले भी तो 13 ही है ना। अंदर न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, कितने प्रोटॉन है? 13। और इसके न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है? 14। तो इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होगा? यहाँ 14 लोग खींच रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को और वहां 13 लोग खींच रहे हैं, तो कहां ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा? 14 वाले में, तो सिलिकॉन। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर नीचे, क्वेश्चन नंबर डाल लेना भैया ना। सिलिकॉन हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। लिखो पहले, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सुन रहे हैं क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। तो सिलिकॉन के पास प्रोटॉन ज्यादा है, एक एक ज्यादा है ना, तो सिलिकॉन हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। सिलिकॉन हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में लिख लो +14, 14 प्रोटॉन है। देन द एल्यूमिनियम, देन द एल्यूमिनियम, देन द एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में +13। Hence the unpaired 3p electron, hence the unpaired 3p electron, hence the unpaired 3p electron in case of silicon, in case of silicon will experience more effective nuclear charge, will experience more effective nuclear charge, will experience more इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो 66 पे आओ। आपको 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। इसमें से आप क्रिप्टन और आयरन, आयरन तो अभी देखे थे ना 26। एक क्रिप्टन, क्रिप्टन का क्या होगा? देखो क्रिप्टन क्या है, एक नोबल गैस है। आपको याद है अपन ने उस दिन जो पूरा टेबल बना दिया था, उसमें यहां था हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2। अगले वाले पीरियड में 8 एलिमेंट थे, तो 2 + 8, अगले वाले का एटॉमिक नंबर 10, नियॉन। फिर अगले वाले में फिर 8 थे, तो 10 + 8 18, आर्गन का था 18। अगले वाले में 18 थे, तो 18 + 18, अगले वाले का एटॉमिक नंबर 36, जो कि कौन होता है? क्रिप्टन। इसके बाद आप जेनॉन का और रेडॉन का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। 36 के बाद एक और 18 ऐड कर दो, 54। 54 के बाद 32 ऐड करोगे। क्यों 32? क्योंकि छठवें पीरियड में 32 एलिमेंट है। कैसे 32 है? 2 इधर, 14 नीचे, 16, 10 डी वाले, 26 और 6 32, 32। तो 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 86। तो ये आपका जेनॉन है और ये आपका रेडॉन है। समझ जाएगा? ऐसे एटॉमिक नंबर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 30, अब तो लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन 36 का, है ना? तो आपको क्या करना है, सुन लो यार क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क करना। आपको क्या करना है, इन पांचों का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और बताना है कि किसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो जाएगा ये? जैसे क्रिप्टन के पास एक भी नहीं होगा, जितने नोबल गैसेस है ना उनके पास एक में भी नहीं होगा अनपेयर्ड। सब तो देखो, इसमें आता है 2p6, 3p6, 4p6, खत्म। 6 मतलब 4p6 मतलब तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो सब पेयर्ड हो गए ना। तो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो उन सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते ना, दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऐसा बोलते थे ना कि दे हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इसलिए बोलते थे। ठीक है, तो ये 66 करना, और एक बार 67 भी देख लो जल्दी से। हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल्स टू 4? n इज इक्वल्स टू 4 के पास कितने सबशेल होंगे? l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, यानी एसपीडी है, 4 सबशेल्स। How many electrons will be present in the subshell having ms value of -12? ms मतलब spin quantum number, -12 for n is equals to 4। अब आप खुद देखो, n is equals to 4 में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? s का 1, p का 3, d का 5 और f का 7। कितने ऑर्बिटल्स हुए? हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन,
6, 14 और हर दो में एक, हाँ आंसर बता दिया, मैं आ रहा हूं उस पर। हर दो में एक प्लस हाफ वाला है, एक माइनस हाफ वाला है, तो टोटल 32 में प्लस हाफ वाले कितने होंगे स्पिन क्वांटम नंबर वाले? 16 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर। समझ गए क्वेश्चन कि फोर्थ शेल में कितने सब शेल हुए, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32। बट अपन को क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन का आंसर तो 4 है, सब शेल कितने हैं? 4, SPDF। ऑर्बिटल पूछता तो 7, 5, 12, 16। सबशेल 4 है, ऑर्बिटल 16 है, इलेक्ट्रॉन 32। उसमें 16 का क्वांटम नंबर प्लस हाफ और बाकी 16 का क्वांटम नंबर माइनस। अपन से माइनस हाफ पूछा है, हो जाएगा ये भी। ठीक है, चलो उसके और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और एक जो लास्ट टॉपिक बच गया, दैट इज शेप, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। तो देखो 2 क्लास और लगेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बीच के क्वेश्चन पे अपन करेंगे, हेजनबर्ग के हैं, वो आपके मैटर के, वेव के हैं क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो 2 क्लास और लेते हैं इस चैप्टर के लिए, है ना, फिर अपन 3rd यूनिट चालू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। जयती आयुष इसी लिंक में रहना और फिजिक्स क्लास।